सब्सक्राइब कीजिए चैनल वी मेक कोडर्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियोज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी मेक कोडर्स। तो स्वागत करता हूं आप सभी का जावा ट्यूटोरियल बिगिनर टू एडवांस के फुल सीरीज पार्ट 15 में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जावा एरे के बारे में। तो आज के टॉपिक में ये है कि हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज एरे, टाइप्स ऑफ एरे एंड देयर सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स चेक करेंगे, टाइप्स ऑफ एरे चेक करेंगे, फिर उसके बाद लाइव कोडिंग करेंगे, जो कुछ भी उसका कॉन्सेप्ट है उसके एग्जाम्पल के साथ उसे कोड को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे और देखेंगे कैसे आउटपुट आता है। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज चेक करेंगे एरे का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एरे का फुल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं विद प्रोग्रामिंग, विद कोडिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज एरे। एरे है क्या? नॉर्मली एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हैव अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। तो एरे जो होता है हमारा सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स बोले तो जैसे कि हमारा डेटा टाइप इंट हो गया, तो उस एरे में जितने भी डेटाज होंगे वो सारे के सारे इंट टाइप के होंगे और सभी के सभी कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब जैसे अगर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे तो फर्स्ट इंडेक्स जैसे 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से जो है हमारा एलिमेंट्स इंडेक्स वाइज स्टोर होता है। तो पहला एलिमेंट जो है हमारा एरे में वो 0th इंडेक्स पे स्टोर होता है, उसके बाद दूसरा वाला फर्स्ट इंडेक्स, फिर तीसरा वाला सेकेंड नंबर के इंडेक्स पे स्टोर होता है। हम सभी तरह के डेटा टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हैं, बट एरे में जो भी हम डेटा टाइप का एरे क्रिएट करेंगे उसमें उसी टाइप का डेटा जो है सिर्फ स्टोर हो सकता है। अगर इंट का हम एरे क्रिएट कर रहे हैं उसमें सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो इंट डेटा टाइप के होंगे। अगर स्ट्रिंग का क्रिएट कर रहे हैं सारे के सारे डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे। अगर टाइप्स ऑफ एरे की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के एरे होते हैं। पहला जो सिंगल डायमेंशनल एरे है और दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में हमारा सिर्फ एक ही रो होता है और उसके बाद जो हमारा इंडेक्स वाइज जो है वैल्यू 1 2 3 4 मतलब 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, और जहाँ तक हमारा साइज है वहाँ तक हमारा इंडेक्स वाइज जो है एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि हमारा जो है एलिमेंट्स जो है 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल इस तरह में वैल्यू स्टोर हो सकता है। अगर आप डायग्राम में चेक करें तो अगर आप देखें तो पहले तो मैं सिंगल डायमेंशनल एरे का आपको यहाँ पे थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे हमारा num0 num1 ये सब जो है हमारे इंडेक्स है 0 1 2 3 4 इन सब पे हमारा वैल्यू स्टोर है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही रो है और डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें कि हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, जिसमें एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि हम डेटास को जो है रो और कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप सिर्फ इस पार्ट को अगर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारा रोज है और कॉलम्स है। तो ये जो हमारा डायग्राम है वो 3D एरे का है। लेकिन अगर हम 2D की सिर्फ बात करें तो 2D में जो हमारा जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है और कॉलम होता है। तो रो और कॉलम जो हमारा इंडेक्स वाइज मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर आप मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जो हमारा जिस तरह से पहला एलिमेंट्स होता है वो उसका इंडेक्स होता है 0 0, उसके बाद दूसरा 0 1 0 2 और फिर उसके बाद अगर रो चेंज हुआ, नया रो में आया तो इस तरह से इसका इंडेक्स हो जाएगा 1 1 1 2, जो भी है जिस तरह से हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है इस तरह से जो है हमारा स्टोर होता है। अगर सिंगल डायमेंशनल एरे के सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में हम 3 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं एरे को। अगर यहाँ पे आप डेटा टाइप देखें तो यहाँ पे डेटा टाइप में हमारा इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैर हो सकता है, डबल फ्लोट, जो भी डेटा टाइप है हमारा हम डेटा टाइप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके बाद वेरिएबल का नेम, मतलब कि यहाँ पे एरे है तो एरे का नेम, यहाँ पे ARR मैंने दिया है जो वेरिएबल नेम, आप ये इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। फिर सेकेंड टाइप है कुछ इस तरह से डेटा टाइप स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट एरे। थर्ड है हमारा डेटा टाइप एरे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इन 3 तरीकों में आपकी कोई भी मेथड, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इन तीनों में हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं एरे को डिक्लेयर करने के लिए। एरे डिक्लेयर करने के बाद हमें इनिशियलाइज करना होता है। तो जो भी हमने डिक्लेयर किया है एरे का नेम होगा, जैसे यहाँ पे शो करा एरे रेफरेंस वेरिएबल, मतलब कि जो भी हमने एरे का नाम से जो डिक्लेयर किया हुआ है उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करके और जो भी डेटा टाइप हमने इनिशियलाइज किया जैसे इंट लिया हुआ है तो इंट, उसके बाद साइज। एग्जाम्पल में आप चेक करें तो जैसे कि ये हो गया हमारा डेटा टाइप और ये हो गया हमारा एरे का नेम, वेरिएबल नेम आप बोल सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू न्यू, जो हमारा न्यू कीवर्ड है, फिर से डेटा टाइप और उसका साइज।
एरे इनिशियलाइज करने के समय में ही हमें साइज देना पड़ता है कि हमें किस साइज का जो है एरे इनिशियलाइज करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इसका साइज 5 है और इसमें हम 5 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं और उसका इंडेक्स्ड वाइज हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो मैं कोड करके आपको दिखाऊंगा कि कोड में हम किस तरह से उसे इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से हम उसकी वैल्यू को एरे में इंसर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं यहाँ पे एक नया जावा का जो है फाइल क्रिएट करूंगा। इसे मैं पहले सेव कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ arrayexample.java। तो हमारा फाइल क्रिएट हो गया है। अब हम फटाफट से एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, जिसका नाम दे देते हैं arrayexample। इसके बाद हमारा मेन मेथड क्रिएट करना होता है। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string आर्गुमेंट। तो पहले हमें तो एरे को डिक्लेयर करना होता है। तो एरे का डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है इंट, जैसे कि मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ ARR, ठीक है। तो ये जो हमारा एरे यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। अब हमें एरे को इनिशियलाइज करना है। तो मैं एरे का जो यहाँ पे नेम है उसका नेम यूज करके और न्यू कीवर्ड लगा करके, और जो हमारा हम ऑलरेडी ले रहे थे न्यू इंट करके, जो भी हमारा डेटा टाइप है ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इंट एरे किया हुआ है, लेकिन जब भी हम उसे फिर से जब इनिशियलाइज करेंगे तो हमें न्यू कीवर्ड के साथ उसका साइज देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज 5 ले रहा हूँ, आप साइज 10 15 जितनी भी चाहे उतनी साइज ले सकते हैं। तो जो हमारा एरे है वो इनिशियलाइज हो चुका है और ऑलरेडी अब यहाँ पे जब ये प्रोग्राम रन होगा तो 5 जो हमारा इंट का वेरिएबल, जो इंट का वैल्यू है, एलिमेंट है, वो इनिशियलाइज कर सकते हैं इन एरे पे और इसे हम इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मैनुअली यहाँ पे 5 जो है हमारा एलिमेंट उसको इन एरे में स्टोर करूंगा। तो मैं इन एरे के नाम से एक्सेस करता हूँ। अब मैं इसको इंडेक्स वाइज, तो पहले हमारा इंडेक्स आता है 0, मैं 0 पे स्टोर कर देता हूँ, लेट सपोज 7। इसी तरह से मैं इसके सारे इंडेक्स पे, मतलब कि यदि इसका साइज 5 है तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 तक होगा, तो 1 पे मैं स्टोर कर देता हूँ 5। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्स पे वैल्यूज को है इनिशियलाइज कर दिया है, वैल्यू को स्टोर कर दिया इन सारे एलिमेंट्स पे। अब मुझे करना क्या है कि मैं सबसे पहले तो प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो सही से स्टोर हुए हैं कि नहीं इन एरेज में। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें बारी बारी भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर एक फॉर लूप लगा सकते हैं, या एक वाइल लूप लगा सकते हैं और उससे इंडेक्स ले करके हम इन सारे के सारे वैल्यूज को अपने कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूँ क्योंकि हमें लास्ट जो है इंट पॉइंट इसका पता है। मैं इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ और i लेस देन 5, क्योंकि हमारा जो एरे का साइज है वो 5 तक है और i लेस देन 5 मतलब कि यहाँ तक हमारा जो लूप है वो 4 बार चलेगा, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ हमारा स्टेटमेंट प्रिंट का, ठीक है, और इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ एरे i। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। अगर आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मेरे पहले के वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं। तो पहले i की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एरे और 0, यहाँ पे इंडेक्स 0 मिलेगा पहली बार, तो ये पहली वैल्यूज को प्रिंट करेगा। उसी तरह से हर बार जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी तो एरे का जो भी इंडेक्स मिलेगा इसे यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 अप टू 4 तक मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन है i लेस देन 5, तो ये इसका जो है i की वैल्यू 4 तक के लिए रन करेगा और इस तरह से हमारा जो है इंट के सारे वैल्यूज को वो एक्सेस कर लेगा इस एरे इंडेक्स के थ्रू। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब इसे रन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए जो हमारा कमांड है जावा सी, हमारा फाइल नेम है arrayexample .java, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, शो कर देगा मतलब, और अगर नहीं होगा तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद ये क्लास फाइल को क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कोई एरर शो नहीं कर रहा है, तो मतलब कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब रन करने के लिए हमें क्या करते हैं, जावा जो हमारा क्लास नेम है एरे एग्जाम्पल, इंटर कर दिया।
तो अब देख सकते हैं कि हमारे जो भी मैंने एरे में स्टोर किया हुआ था 75862 वो सारे के सारे वैल्यू जो है प्रिंट कर रहे हैं इस लाइन के वजह से। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे पहले मैंने डिक्लेयर किया था, फिर इसका साइज मैंने इनिशियलाइज किया था और फिर उसके बाद सारे के सारे इंडेक्स पे अलग अलग करके इंडेक्स पे मैंने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया था। अब हम इन सारी चीज़ों को एक लाइन में ही कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इंट एरे इक्वल टू, मैं पहले इन सारे कोड्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे साइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक ही लाइन में वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और सारे वैल्यूज़ को असाइन करते हैं तो उसके लिए हमें साइज की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप वहाँ से साइज को कैलकुलेट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ अलग अलग वैल्यू दे देता हूँ कॉमा यूज करके। तब देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू इनपुट कर दिए हैं 8, 6, 4, 9, 8, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा है 8, 6, 4, 9, 8। चलिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर लेट सपोज इसकी साइज जो है, मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू इनपुट कर देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। मैंने कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड कर दी है और मैं फिर से इसे कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या आउटपुट आता है हमारा। सॉरी, मुझे पहले कंपाइल करना होगा। जावासी एरे एग्जाम्पल डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब इसे रन कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनपुट मैंने एरे में दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है हमारा 5 वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने जो लूप को एक्सेस कर रहा है वो लूप जो है हमारा 5 तक ही चल रहा है, मतलब कि 5 बार ही लूप चल रहा है। तो ये 4 तक के इंडेक्स को ही 0, 1, 2, 3, 4 ये 4 इंडेक्स तक को ही एक्सेस कर पा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, हम डायरेक्ट एरे का जो है लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है एरे डॉट लेंथ, ये जो है हमारा इस एरे में जितने भी इंटीजर्स होंगे, जो भी हम जितने भी एरे में हमारे एलिमेंट्स होंगे, उन सबको ये काउंट करके लेंथ रिटर्न कर देगा। तो अगर अभी हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं इस एरे में, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे 8 जो है रिटर्न करेगा। तो अब देखते हैं फिर से एक बार और इसको कंपाइल करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार सारे के सारे वैल्यू जो है हमारे प्रिंट हो गए हैं। हम एक बार वैल्यू को इन सारे जब असाइन कर चुके हैं, तो इसके बाद भी हम इन सारे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एरे 5 पे जो है हमारा 100 असाइन हो जाए, जबकि ऑलरेडी पहले से इस 5th इंडेक्स पे 8 इनिशियलाइज है, लेकिन अगर हम फिर से चाहते हैं कि इस वैल्यू को चेंज करना, तो हम उसके इंडेक्स को यूज करके बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो अगर अब हम फिर से इसे कंपाइल करता हूँ और फिर से जब मैं इसे रन करूँगा, तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा 5th इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा 5th इंडेक्स पे 100 असाइन हो गया है और अब जो एरे की जो एलिमेंट्स है वो यहाँ से रिप्लेस होकर के 100 हो गया है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे। अब बात करते हैं हम अपने 2 डायमेंशनल एरे की। सेकंड में हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारा 2D एरे आ सकता है, मतलब 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इस तरह के एरे जो है हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे को ले जाते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। जो भी हमारा डेटा टाइप है, जो हम 1D एरे में एक स्क्वायर ब्रैकेट देते थे, यहाँ पे 2D एरे के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं और 3 डायमेंशनल एरे के लिए 3 स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। इसका डिक्लेयर करने का सिंटेक्स सेम ही है। उसी तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट को डेटा टाइप के साथ रख सकते हैं, जो हमारा एरे का नेम है उसके पहले रख सकते हैं, डेटा टाइप के जो हमारा एरे का नाम है उसके बाद रख सकते हैं, और या तो जो एक स्क्वायर ब्रैकेट पहले और एक स्क्वायर ब्रैकेट बाद में, मतलब कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे रख दो। ये जो हमारा सिंटेक्स सही काम करता है, सारे के सारे सिंटेक्स सही है। इन चारों सिंटेक्स में से हम कोई भी एक सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। आप अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। चारों के चारों सिंटेक्स एक ही तरह से काम करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है चारों में, सिर्फ इन चारों को लिखने का तरीका अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा जो है वो 2 डायमेंशनल एरे है,
जिसमें कि हमारे 3 रो है और 4 कॉलम है। तो अगर आप इसके इंडेक्स को देखें तो x, लेट सपोज कि x जो है हमारा एरे नेम है और ये 0 0 जो है हमारा इंडेक्स है। इसका मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम, ये 0 0 जो इंडेक्स है वो इसको पहले रो और पहले कॉलम को डिनोट करता है, इस पार्ट को। अगर हम यहाँ पे देखें तो रो जो है हमारा, जब यहाँ पे 0th इंडेक्स है तो ये 0 और सेकेंड कॉलम, मतलब कि 0 और 1 यदि है तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिनोट करता है। इसी तरह से इन सारे के सारे जो हमारे कॉलम इस मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमारा इंडेक्स है रो और कॉलम के फॉर्म में है, इसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, इस पर ऑपरेशंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसे इनिशियलाइज करने का एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इंट नाम से एक एरे इनिशियलाइज किया जो कि 2D एरे है। यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट आप देख सकते हैं, इक्वल टू न्यू इंट जो भी हमारा साइज है। तो यहाँ पे मैंने रो, ये जो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो हमारा नंबर ऑफ रो होता है, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह से सारे के सारे जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं उन सारे 0 0 से स्टार्ट होकर के अप टू 2 3 तक, मतलब कि ये जो हमारा साइज है 3, तो 3 से एक कम, मतलब कि हमारा जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, पर ये साइज है इसका। तो जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे तो जो हमारा इंडेक्स होगा साइज से एक कम होगा, क्योंकि जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो सेम इसी तरह से, तो ये हमारा इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए कुछ इस तरह से हमारा एरे जो है वो क्रिएट होगा, जिसका इंडेक्स 0 0 से स्टार्ट होगा और 2 3 तक जाएगा, मतलब कि 3rd रो और 4th कॉलम तक। तो इस तरह से इसमें कुल 12 एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं। तो अगर मैं 3 डायमेंशनल की बात करूं तो 3 डायमेंशन में हमारा जो है रो 1 कॉलम ये सब तो होता ही है, मतलब कि ये आप समझ लीजिए एक तरह से ये जो पार्ट हो गया वो एक 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है। और इस 3 डायमेंशन में क्या होता है कि वो हमारा लेयर बाय लेयर स्टोर होना शुरू होता है, मतलब कि अब ये पहला लेयर हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा लेयर, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, इस तरह से करके हम एलिमेंट्स को एरे में स्टोर कर सकते हैं और उसी के इंडेक्स वाइज हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम 3 डायमेंशनल ले रहे हैं तो 3 डायमेंशन में हमारा जो है पहला रो, पहला कॉलम और पहला लेयर कुछ इस तरह से काम करेगा। तो हमारा जो इंडेक्स हो जाएगा 0 0 0। अगर हम 3 डायमेंशनल एरे में ले स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला इंडेक्स 0 0 0 इस तरह से स्टार्ट होगा, उसके बाद 0 0 1 0 0 2 इस तरह से कर करके जो हमारा, जैसे इसमें हम x 0 0 ले रहे थे 2 डायमेंशन के लिए, तो इस तरह से एक और जो है स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ऐड हो जाएगा 3rd इंडेक्स के लिए। तो प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि अब ये काम कैसे करता है। अब इसका एक प्रोग्राम भी लिख के चेक कर लेते हैं। तो मैं फिर से एक यहाँ पे नया जो है जावा का फाइल क्रिएट करूँगा और मैं इसका नाम दे देता हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे दे देता हूँ, मल्टी डायमेंशन। ठीक है, अब इस तरह से जो है हमारा फाइल जो है क्रिएट हो गया है। तो 1D एरे में हम जिस तरह से यूज में लाते थे सेम उसी तरह से हमें बस एक और स्क्वायर ब्रैकेट एरे के इनिशियलाइज डिक्लेयर करने के समय में ऐड करना होगा। तो मैं फिर से एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास मल्टी डायमेंशन। उसके बाद मुझे मेन मेथड क्रिएट करना होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब सेम 1D एरे की तरह मैं यहाँ पे एक जो है एरे को डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं 2D एरे के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ। और अब मुझे इसका जो है साइज इनिशियलाइज करना है, मतलब कि इसे इनिशियलाइज करना है। तो जो हमारा एरे का नेम है ARR इक्वल टू न्यू, हमारा डेटा टाइप इंट है इंट, और मैं यहाँ पे 3:3 का क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में ये हमारा एरे क्रिएट होगा उसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। टू इज टू ही रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा वैल्यू इनिशियलाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो 2:2 हो गया हमारा यहाँ पे। तो मतलब इस तरह से हमारे इसमें 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं।
अगर 3:3 हुआ तो टोटल 9 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स को यूज करके, जो हमारा पहला इंडेक्स है जो 0 होगा, मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। इस तरह से मैं चारों वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ सारे इंडेक्स पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने इन चारों के लिए जो है वैल्यू असाइन कर दिया है इस एरे नाम के वेरिएबल पे, जो कि हमारा इंट टाइप का है, और ये एक 2D एरे है। तो हमें करना क्या है कि अब हमें इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना होगा। एक जो है हमारे रो को काउंट करेगा और एक कॉलम को काउंट करेगा। तो मैं i से स्टार्ट करता हूँ, इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन 2 जाएगा, क्योंकि हमारा जो साइज है वो 2 है एरे का। कॉलम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी, जो पहला जो हमारा फॉर लूप होगा वो नंबर ऑफ रोज के लिए होगा। नंबर ऑफ रो जो है हमारा वो 2 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 2 0 और 1 के लिए एक्सेस करेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा कि पहले रो के लिए पहला कॉलम प्रिंट करना होगा पहले। तो यहाँ पे मैं एक और इनिशियलाइज कर लेता हूँ वेरिएबल, जिसका नाम दे देता हूँ j। इसे भी 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ और j लेस देन 2 कर देता हूँ, इसको भी j प्लस प्लस। बस अब हमें प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने का हमारा जो कोड है system.out.print। अब हम प्रिंट क्या करना है, प्रिंट ln लगा देता हूँ। अब प्रिंट ही रहने देते हैं, प्रिंट। और उसके बाद हमें एरे के जो भी इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर है, तो ARR जो हमारा एरे का वेरिएबल नेम है, और ये जो हमारा 2D एरे के लिए। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले जो हमारा रो है वो एक्सेस होगा, और उसके बाद उस कॉलम पे। तो पहली बार i की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पहली बार j की वैल्यू 0 होगी। पहले 0 0 मतलब कि जो पहला इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद फिर से जब वैल्यू j की इंक्रीमेंट होगी तो ये 0 1 हो जाएगा, और फिर से जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो फिर ये 1 0 हो जाएगा, और फिर 1 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे सारे के सारे एलिमेंट जो है एक्सेस हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो है थोड़ा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही प्रिंट करे। तो मैं यहाँ पे एक नया लाइन प्रिंट कर देता हूँ, ताकि जब एक रो के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए तो वो फिर नए रो में प्रिंट करे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ ताकि एलिमेंट अलग अलग दिखे। तो system.out.println, यहाँ पे कुछ मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ब्लैंक स्टेटमेंट दे दिया हूँ ताकि कर्सर जो है नया लाइन में चला जाए। मैंने इसे सेव कर लिया, मैं इसे रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हमारा है जावासी मल्टी डायमेंशन एरे डॉट जावा। यहाँ पे एक एरर थ्रो हुआ है, चेक करते हैं एरर क्या है। यहाँ पे शो कर रहा है system.out.println, मतलब इस लाइन में हमने कुछ गलत किया है। तो देखते हैं system.out.print, यहाँ पे प्रिंट के स्पेलिंग में टी छूट गया है, और इस वजह से यहाँ पे एरर शो कर रहा था। मैंने इसे फिर से टी लगा करके सेव कर लिया, और फिर से इसे कंपाइल करता हूँ। तो इस बार हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है, और अब इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 45 12 78 41 जो भी हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसे प्रिंट करेंगे। तो जो भी हमारा अगर मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है हमारा, तो पहला जो इंडेक्स है 0 0 का इंडेक्स, फिर ये 0 1 का इंडेक्स, फिर उसके बाद 1 0 और 1 1। इस तरह से हमारा 2D एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ कि 1D एरे की तरह जिस तरह से हम लोगों ने एक ही लाइन में डिक्लेयर भी किया था और वैल्यू को इनिशियलाइज भी किया था, तो मैं इन सारे को रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ। अब की बार मैं 3:3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मतलब कि 3 कॉलम और 3 रोज और 3 कॉलम ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें हमें 9 एलिमेंट देने होंगे। तो मैं यहाँ पे 9 एलिमेंट जो है इंटर कर देता हूँ फटाफट से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने 3:3 का लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें इसका जो है साइज चेंज करना होगा ताकि ये हमारा लूप जो है 3 बार रो के लिए और 3 बार कॉलम के लिए एग्जीक्यूट हो। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और फिर से इसे रन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जैसे इसे कंपाइल किया कुछ एरर आ रहे हैं, तो मैं फिर से चेक करता हूँ। एरर इस लाइन से आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोगों ने 2 डायमेंशनल का एरे लिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने एज ए 1D एरे, जैसे हम लोगों ने 1 डायमेंशन एरे में इसे इनिशियलाइज इसे असाइन कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। लेकिन हमें क्या करना होगा, इसे पता होना चाहिए कि किस रो और किस इंडेक्स पे हम लोग वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें एक और जो है करली ब्रैकेट देना होगा। अगर आप देखें इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से 3 रो हो गए, और तब जाकर के इस तरह से कंपाइलर को समझ में आएगा कि ये जो है एक रो के लिए है, ये सेकेंड रो के लिए और ये थर्ड रो के लिए। मैं इसे फिर से सेव करता हूँ और इसे फिर से कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे एक और फिर से मिस्टेक है। हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज कर दिया, मतलब कि इसका साइज हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे इन लाइन यदि असाइन करते हैं वैल्यूज को, सारे एलिमेंट्स को, तो हमें यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं होती है। तो देख सकते हैं इस बार हम लोग का जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है। और अब इसे रन कर लेते हैं। तब देख लीजिए कि किस तरह से हमारा 3x3 का जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो डिफरेंस बस दोनों में यही है कि अगर हम 1D एरे यूज कर रहे हैं तो हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करना होता है, उसका साइज देना होता है। बट अगर हम मल्टी डायमेंशन यूज कर रहे हैं तो हमें यदि 2D यूज करना है तो हम इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और जिस तरह से हमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, असाइन करना है, तो उस हिसाब से हम यूज करेंगे। और उन सारे वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें नेस्टेड लूप्स की यूज जरूरत पड़ती है। तो नेस्टेड लूप में हम लोगों ने एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लिया हुआ है, क्योंकि पहला लूप हमारा रो को एक्सेस कर रहा है और सेकेंड जो हमारा फॉर लूप है वो कॉलम को एक्सेस कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो इन i_j का इंडेक्स जो भी से मिल रहा है और उस पर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसे प्रिंट कर दे रहा है। और एक रो जो है हमारा जैसे प्रिंट हो रहा है उसके बाद कर्सर जो है नया लाइन में चला जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ब्लैंक स्टेटमेंट, सिर्फ कर्सर को नए लाइन में ले जाने के लिए। तो कुछ इस तरह से हमारा जो इसका फ्लो है वो काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि यदि हम लोगों ने तो यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे साइज के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है, लेकिन लेट सपोज अगर 100 पीपल, 1000 पीपल्स, 10,000 पीपल्स का वैल्यू है अगर हमें एंट्री करना हो, तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। सिर्फ एक बार लेट सपोज हमें 1000 स्टूडेंट्स के लिए कुछ डेटा स्टोर करना है, तो हमने एक एरे इनिशियलाइज कर दिया 1000 के लिए, और वहाँ पे हम सारे जो है 1000 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब उन सारे 1000 स्टूडेंट के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उन सारे एरेज में है सिमिलर टाइप के डेटा जो है स्टोर होने हैं। तो इस तरह से ये कुछ कोड को ऑप्टिमाइज करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सेकेंड एडवांटेज है हमारा रैंडम एक्सेस। मतलब कि उसका जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को यूज करके हम लोग किसी भी रैंडम पोजीशन को डायरेक्ट लोकेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, उस पोजीशन के उसके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, वैल्यू को इनपुट वहाँ पे ले सकते हैं, दे सकते हैं, और उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है साइज लिमिट का। एरे में जो है हम एक फिक्स्ड एलिमेंट को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर इनिशियलाइज करने के समय में मैंने उसका साइज 10 दे दिया है, तो हम 10 से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स जो है वो थ्रो करेगा एक्सेप्शन। और ये जो है इसका साइज वो रन टाइम पे इंक्रीज नहीं हो सकता है। एक बार यदि उसका साइज इनिशियलाइज कर दिया गया तो वो उसी साइज पे ही हमें वैल्यू स्टोर करना होगा। मतलब कि अगर 1000 स्टूडेंट के लिए कर दिया तो हम एक भी स्टूडेंट ज़्यादा उसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कलेक्शन का कंसेप्ट सामने आया, जो कि अपने आप उसका साइज जो है इंक्रीज होता रहता है। मतलब उसका साइज हम लोग कलेक्शन में देते नहीं है, बस जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो अपने आप उन सारे के सारे वैल्यूज को इनपुट करता रहता है और अपने आप उसका साइज जो है इंक्रीज होता रहता है।
हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसका एक और प्रॉब्लम है मेमोरी का। अगर मैंने लेट सपोज 1000 स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया, एरे क्रिएट किया, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी साइज को इनिशियलाइज करते हैं उसी समय मेमोरी जो है हमारा वो एलोकेट हो जाता है। तो लेट सपोज अगर 1000 के लिए हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया है, एरे इनिशियलाइज कर दिया, बट अगर लेट सपोज मैंने सिर्फ 500 स्टूडेंट को इंसर्ट किया, तो बाकी जो 500 इंडेक्स के जो मेमोरी एलोकेट हुए हैं वो एज अ होल्ड मेमोरी में पड़े हुए रहेंगे। उन मेमोरी को वो एरे जो है स्टोर करके रखेगा। तो ये भी जो है इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। इस वीडियो में अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।